जय हिंद आप सभी को। अगर आप हिंदी साहित्य से संबंधित टीजीटी पीजीटी की तैयारियां कर रहे हैं तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आपको महत्वपूर्ण 30 प्रश्न मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछे गए प्रश्न हैं। तो पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और कई बार पेपरों में पूछा गया है ये। तो पहले प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? पहले प्रश्न का जो चौथा वाला ऑप्शन है ये सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा प्रश्न है हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो दूसरे प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो तीसरा वाला है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो है रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका। तीसरा प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच में, हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच में लिखा गया था। और किसने लिखने की कोशिश किसने की थी? तो गारसा दा तासी ने की थी। ये प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की कोशिश किसने की थी? तो किसने किया था? गारसा दा तासी ने किया था। तो सबसे पहले जो है फ्रेंच में लिखने की कोशिश की गई थी, लिखी नहीं गई थी, कोशिश की गई थी। चौथा प्रश्न है उसे इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। यहाँ उस होना चाहिए। उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण अंकित है। हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का इतिहास, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद। तो चौथे प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो चौथा है, मिश्र बंधु विनोद में जो है 5000 कवियों का वर्णन मिलता है। पांचवा प्रश्न है रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? ये काल है, कल हो गया है। तो रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी थी? तो मिश्र बंधुओं ने दी थी। तो पांचवें प्रश्न का जो है तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है, मिश्र बंधु। छठा प्रश्न है शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया? वीरगाथा काल, आरंभिक काल, चारण काल, प्रारंभिक काल। तो शुक्ल जी ने, ये शुक्ल जी है, थोड़ा कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, तो क्या है? शुक्ल जी। शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया? वीरगाथा काल, आरंभिक काल, चारण काल, प्रारंभिक काल। तो शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था। तो छठवें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है। सातवां प्रश्न है शुक्ल जी ने आधुनिक काल का क्या नाम रखा? वर्तमान काल, गद्य काल, आधुनिक काल, कोई नहीं। तो शुक्ल जी ने आधुनिक काल का क्या नाम रखा था? शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम गद्य काल रखा था। तो सातवें प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये सही है। आठवां प्रश्न है कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? श्याम सुंदर दास, रस खान, राम नरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कविता कौमुदी के जो रचयिता हैं वो राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो आठवें प्रश्न का जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये सही है। नवा प्रश्न है पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? भक्ति काल, रीति काल, पूर्व माध्यमिक काल, वीरगाथा काल। तो इसमें जो है पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया था? तो नवें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है, शुक्ल जी ने मध्यकाल को भक्ति काल नाम दिया था। यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक है, काल होना चाहिए। तो पूर्व काल को क्या नाम दिया था? भक्ति काल दिया था। तो नवें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। 10वां प्रश्न है शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया? परंपरा, प्रमुख ग्रंथ, प्रवृत्ति की प्रधानता, कोई नहीं। तो शुक्ल जी ने जो कालों का नामकरण किया था वो प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर किया था। तो 10वें प्रश्न का जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही है, यानी कि जिस काल में जिसकी प्रवृत्ति बहुत अधिक रही है उसको जो है उन्होंने
जैसे वीर गाथा काल उन्होंने जो है आदिकाल को जो वीर गाथा काल दिया, क्योंकि उस समय जो है वीर गाथा मतलब वीर कविताएं जो है ज़्यादा लेखकों ने लिखी थी, इसलिए उस काल को जो है मतलब उस समय की जो रचना थी वो वीरता से संबंधित थी बोल सकते हैं, इसलिए जो उन्होंने उस काल को जो है वीर गाथा काल नाम दिया था। इस तरह से उन्होंने प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर जो है कालों का नामकरण किया था। 11वां प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र, रामकुमार वर्मा, मिश्र बंधु या रामचंद्र शुक्ल? तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो 11वें प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन है सही है। आदिकाल को चारण काल कहने वाले डॉक्टर रामकुमार वर्मा थे। 12वां प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? 700 विक्रमी, 750 विक्रमी, 1000 विक्रमी, 1050 विक्रमी? तो 12वें प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये सही है, यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ माना जाता है वो 750 विक्रमी माना जाता है। 13वां प्रश्न है, राउत सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? लुइपा, सरहपा, शालिभद्र सूरी, चंद्रबरदाई? तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का जो पहला कवि मानते हैं वो सरहपा को मानते हैं। तो इनको सरहपा भी कहते हैं, क्या होता है, सरहपाद भी कहते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं? सरहपा को मानते हैं। और अभी मैंने इसके पहले जो वीडियो आपको दिया था उसमें भी जो है हिंदी का पहला कवि किसे माना गया है, तो सरहपा ही उसका आंसर है। 14वां प्रश्न है, सरहपा का समय सांकृत्यायन जी के अनुसार क्या है? 7वीं शती, 10वीं शती, 13वीं शती, 4थी शती? तो सरहपा का जो समय है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार जो है वो 7वीं शती है। तो 14वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है। 15वां प्रश्न है, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? भारतेश्वर बाहुबली रास, पृथ्वीराज रासो, श्रावकाचार, पाहुड़? तो हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी का पहला ग्रंथ श्रावकाचार है, जिसके रचनाकार कौन है? देवसेन है। ये प्रश्न भी पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको दिया है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 16वां प्रश्न है, श्रावकाचार के रचयिता कौन है? ये देखिए वाला आंसर भी क्वेश्चन भी आ गया कि श्रावकाचार के रचयिता कौन है? देवसेन, धनपाल, राम सिंह, सरहपा? तो श्रावकाचार के रचयिता कौन है? देवसेन है। तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। 17वां प्रश्न है, श्रावकाचार की रचना कब हुई थी? 900 ईस्वी, 933 ईस्वी, 1000 ईस्वी कि 1133 ईस्वी? तो श्रावकाचार की रचना कब हुई थी? तो श्रावकाचार की जो रचना हुई थी वो 933 ईस्वी में हुई थी। 17वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 18वां प्रश्न है, आलाखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? परमाल रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो? तो आलाखंड जो है किसके जो लोकप्रिय नाम है? तो परमाल रासो को ही आलाखंड के नाम से जाना जाता है। तो 18वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 19वां प्रश्न है, बीसल देव रासो का प्रधान रस क्या है? वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस? तो 19वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो दूसरा वाला है। बीसल देव रासो का जो प्रधान रस माना जाता है वो श्रृंगार रस माना जाता है। तो 19वें का दूसरा वाला ऑप्शन सही है। 20वां प्रश्न है, इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? बीसल देव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो? तो इनमें से हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है वो पृथ्वीराज रासो माना जाता है, जिसके लेखक हैं चंद्रबरदाई। 21वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की बृहद रूपांतरण में कुल कितने सर्ग हैं? 69, 36, 33, 48? तो पृथ्वीराज रासो का जो उनकी बृहद रूपांतरण में कुल कितने सर्ग हैं? तो कुल जो है 69 यानी 69 सर्ग हैं। तो 21वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है। 22वां प्रश्न है, आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की? अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, विद्यापति, गोरखनाथ? तो आदिकाल में जो है मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की है? तो जो है अमीर खुसरो, क्योंकि इनकी बहुत सी मुकरिया शैली में का भी इन्होंने इस्तेमाल किया है और बहुत सारी पहेलियाँ इन्होंने जो है लिखी हैं, जो कि साहित्य में जो है एक मनोरंजन का इन्होंने क्या किया था, शुरुआत की थी। 23वां प्रश्न है, गोरखबानी के संपादक कौन है? माता प्रसाद गुप्त, वासुदेव शरण अग्रवाल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, श्याम सुंदर दास? तो गोरखबानी के जो संपादक थे वो कौन थे?
तो गोरख बानी के जो संपादक थे वो पीताम्बर दत्त बड़थवाल थे। 23वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 24वां प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? 83, 38, 84, 64। तो सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? तो सिद्धों की जो संख्या बताई गई है वो 84 बताई गई है। तो 24वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 25वां प्रश्न है, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नाथ पंथ, जैन संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। तो नारी निंदा जो है वो आपको नाथ पंथ में मिलेगी। तो 25वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है। 26वां प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विद्यापति, स्वयंभू, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो 26वें प्रश्न का जो राइट आंसर है कि वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है, तो वर्ण रत्नाकर के जो रचयिता है वो ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। तो 26वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 27वां प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है, अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? डिंगल, पिंगल, अवहट, देश भाषा। तो अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से जो भाषा बनती है उसको क्या कहते हैं? उसको डिंगल कहते हैं। तो 27वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है। 28वां प्रश्न है, ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? डिंगल, पिंगल, शौरसेनी, अवहट। तो ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश यानी कि ब्रज भाषा प्लस अपभ्रंश से क्या बनती है? तो पिंगल भाषा बनती है। तो 28वें प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये सही है। 29वां प्रश्न है, इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? प्राकृत पेंगलम, खुसरो की पहेलियाँ, पद्मावत और विद्यापति पदावली। तो इसमें से जो आदिकाल का ग्रंथ नहीं है वो पद्मावत है, क्योंकि ये पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और ये जो है भक्ति काल की रचना है। तीसरा और आखिरी प्रश्न है, विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई? अपभ्रंश भाषा, मैथिली, बांग्ला और मागधी। तो विद्यापति की जो पदावली है उसकी जो है रचना जो है वो मैथिली भाषा में हुई है और विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। और ये प्रश्न जब इसके पहले जब 2018 में एलटी का पेपर हुआ था तो ये क्वेश्चन बना था कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है? तो विद्यापति जाने जाते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और पसंद आई होगी तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।